सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज है संडे, यानी मस्ती का दिन, और आपको तो पता ही है कि संडे को हम लोग करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो आज सबसे पहले हम लोग सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें प्यारे बापू के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम तो जाएंगे मिलने मोंकू से। क्या आप भी मोंकू से मिलना चाहोगे? और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संडे स्पेशल क्लास ढेर सारी मस्ती के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरे लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे।
जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी।
जाएंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम खेतों की ओर जा रहे हैं। बड़ा मजा आएगा। अरे मोंकू, क्या हाल है? मैं तो मस्त हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम खेत की सैर पर जा रहे हैं। मोंकू, वो क्या है? बस यह गिलहरी है। मंकू, यह बस जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। नहीं, मुझे कुछ जानवरों के बारे में पता है, जैसे गाय, बकरी, सुअर और मुर्गियाँ। हाँ, इन्हें पालतू पशु कहते हैं। ये पालतू पशु क्या है? जिन पशुओं को हम घर पर रखते हैं वे पालतू पशु हैं। बस बिल्ली और कुत्ता भी पालतू पशु हैं। बस वैसे शेर या बाघ को घर में रखे तो कैसा रहेगा? ना बाबा ना, शेर बाघ घर में? मुझे तो बिल्ली से भी डर लगता है। बिल्कुल ठीक। ये सब घर में नहीं रहते। शेर, बाघ, भालू आदि जंगल में रहते हैं। इन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं। हम जंगली जानवरों को घर पर नहीं रख सकते। राजा क्यों हंस रहा है? वह क्या है? वह तो चिड़िया है। उड़ने वाले जीवों को पक्षी या चिड़िया कहते हैं। तोता, गोरैया और कौवा सब पक्षी हैं। इनके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। अच्छा, तो मैं चिड़िया हूँ। मैं चिड़िया हूँ। अरे नहीं बाबा, तुम चिड़िया नहीं हो। तुम तो एक कीड़ा हो। कीड़ा? लेकिन मेरे पास तो पंख है। तुम्हारे जैसे कुछ कीड़ों के पंख भी होते हैं, कुछ के पंख नहीं होते। कीड़े मकोड़े छोटे जीव होते हैं। तितली, मक्खी और चींटी ये कीड़े मकोड़े हैं। देखो, चींटी के पंख नहीं होते। तो मैं एक कीड़ा हूँ, कीड़ा। आहा, कितना प्यारा है। यह क्या है? यह तो मेंढक है। यह ज्यादातर पानी में रहता है। यह पानी का जंतु है। मछली सिर्फ पानी में रहती है। कछुआ और मगरमच्छ भी ज्यादातर पानी में रहते हैं। इसलिए इन सब को पानी के जंतु कहते हैं। उधर देखो, चूहे और सांप। ये सब खेतों में रहने वाले जीव हैं। ये बिल में रहते हैं। वे क्या खा रहे हैं? ये अनाज खा रहे हैं। यही इनका भोजन है। हाँ, मुर्गी भी अनाज के दाने खाती है। मोंकू,
तुम क्या खाते हो? मैं तो पेड़ से फल वगैरह खाता हूँ। चीनू, तुम गाय को घास क्यों दे रहे हो? क्योंकि गायों को घास अच्छी लगती है। बस कुछ जानवर जैसे गाय और घोड़े घास खाते हैं। हाथी भी घास और गन्ने खूब मजे से खाता है। लेकिन कुछ जानवर जैसे शेर और बाघ दूसरे जानवरों को खाते हैं। भाई, मुझे तो शहद पसंद है, लेकिन राजा को कुछ भी दो खा लेता है, रोटी, भात और हड्डी भी। चलो अब चलते हैं, घर चलने का समय हो गया है। मोंकू, तुम कहाँ रहते हो? मैं तो पेड़ों पर रहता हूँ। ये चिड़िया कहाँ जा रही हैं? सब अपने अपने घर लौट रहे हैं। चिड़िया घोंसलों में रहती हैं। क्या सारे जानवर पेड़ पर ही रहते हैं? क्या बस तुम भी ना? शेर तो गुफा में रहता है, खरगोश जमीन में बिल में रहता है और चूहे भी बिलों में रहते हैं। अरे, तुमने हमारे घर पर तो देखा ही है, गाय तबेले में रहती है, घोड़ा अस्तबल में रहता है और सुअर बाड़े में रहता है। सभी पशुओं का घर अलग होता है, लेकिन मैं तो चीनू मीनू के साथ रहता हूँ। हाँ राजा, तुम भी हमारे साथ रहते हो। दोस्तों, आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। प्रश्न और उत्तर। क्या तुम्हारे घर में कोई पशु है? क्या तुम कुछ पालतू पशुओं के नाम बता सकते हो? गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, सुअर और मुर्गी। क्या तुमने किसी जंगली जानवर को देखा है? क्या तुम कुछ जंगली जानवरों के नाम बता सकते हो? शेर, बाघ, भालू और जिराफ। क्या तुम कुछ जलचरों के नाम बता सकते हो? मछली, मेंढक, कछुआ और मगरमच्छ। पंखों वाले जीवों को क्या कहते हैं? पक्षी। क्या सभी कीड़े मकोड़ों के पंख होते हैं?
नहीं। चिड़िया, कबूतर और मुर्गी को क्या खाना पसंद है? अनाज के दाने। खरगोश, घोड़े और गाय को क्या खाना पसंद है? घास। क्या तुम मेरे साथ इन्हें मिलाओगे? चिड़िया, अनाज के दाने। बाघ, बकरी, गाय, घास, कुत्ता, हड्डी, हाथी, गन्ना, बंदर, फल। चिड़िया, अनाज के दाने। बाघ, बकरी, गाय, घास, कुत्ता, हड्डी, हाथी, गन्ना, बंदर, फल। क्या अब हम खाली स्थान भरें? शेर में रहता है गुफा या अस्तबल? शेर गुफा में रहता है। गाय में रहती है अस्तबल या तबेले में? गाय तबेले में रहती है। घोड़ा में रहता है घोंसला या अस्तबल?
घोड़ा अस्तबल में रहता है। पक्षी में रहते हैं। घोंसले या मांद। पक्षी घोंसले में रहते हैं। खरगोश में रहता है मांद या बिल। खरगोश बिल में रहता है। मछली में रहती है पानी या बिल। मछली पानी में रहती है। चूहा में रहता है बिल या अस्तबल। चूहा बिल में रहता है। शेर गुफा में रहता है। गाय तबेले में रहती है। घोड़ा अस्तबल में रहता है। पक्षी घोंसले में रहते हैं। खरगोश बिल में रहता है। मछली पानी में रहती है। चूहा बिल में रहता है। अच्छा मोंकू, हम चलते हैं। घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। फिर मिलेंगे। अलविदा। चलो दोस्तों, मैं तो अपने घर चला। फिर मिलते हैं। Telekovic ka na rin. Yan na.
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे उसे जंगल का राजा कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही मन में एक भयानक और बेहद डरावने जानवर की तस्वीर उभरती है और जिसकी एक दहाड़ अच्छों की होश उड़ा देती है। सबसे बड़ी बात, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसमें भी इसी जानवर का चित्र अंकित है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं शेर की। शेर एक बेहद खूंखार, खतरनाक और आक्रामक जानवर होता है। यह सिर्फ हाथियों को छोड़कर जंगल में किसी भी जानवर से नहीं डरते। शायद इसीलिए आज हर कोई खुद को शेर कहलाना पसंद करता है। आज पूरी दुनिया में बस दो ही तरह के शेर हैं, एक अफ्रीकी शेर और दूसरा एशियाई शेर। एशियाई शेर मुख्य रूप से भारत के गुजरात में गिर के जंगलों में मिलते हैं। ये बेहद आक्रामक और कमाल के शिकारी होते हैं। वैसे तो इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर शेर को जंगलों में खुले घास के मैदान में रहना पसंद है। शिकार करने की कला में मादा शेर नर शेर से एक कदम आगे होती है। पटना जू में जो लायन है, इनकी संख्या मेल लायन की 3 है और एक हाइब्रिड लायनेस है जो काफ़ी एजेड है। तो इस तरह कुल इनकी संख्या 4 है। लायन होते हैं, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात मेल जो होते हैं वो फीमेल से अलग होते हैं। मेल को के पहचान का एक तरीका है कि उनके गर्दन के आगे, गर्दन पे पूरे में बड़े ये लंबे बाल होते हैं जिसे मेन कहा जाता है, ब्राउन कलर के होते हैं। ये फीमेल में नहीं होता है। जो लायन होते हैं ये हाईली टेरिटोरियल होते हैं तथा ये बड़े हो जाते हैं, वो अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। पूरे इंडिया में इनकी संख्या लगभग 600 से 700 के आसपास है और इन्हें दूसरे राज्यों में भी स्थापित करने की बात चल रही है। पटना जू में इनके लिए एक बड़ा सा इनक्लोजर बनाया गया है। अभी तत्काल यहाँ पे एशियाटिक लायनेस नहीं है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से अदला बदली स्कीम के तहत इसे ला करके यहाँ ब्रीड करवाया जा सके ताकि इनकी जनसंख्या भी बढ़ सके। ज्यादातर शिकार शेरनी ही करती है, जबकि शेर का काम अपने झुंड और इलाके की रक्षा करना है। ये छिपकर या पीछे से शिकार करना पसंद करते हैं। इनके पसंदीदा शिकारों में नीलगाय, जंगली सूअर और हिरण शामिल है। शेर इस दुनिया में बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है। मादा शेर का वजन नर शेर की अपेक्षा कम होता है। शेर का वजन 150 से 260 किलोग्राम तक होता है और शेरनी का वजन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। वहीं शेर की ऊंचाई 1.2 मीटर और लंबाई 1.7 से 2.5 मीटर होती है, जबकि शेरनी 1 मीटर ऊंची होती है। एक स्वस्थ शेर का औसत उम्र 16 से 18 सालों की होती है। इनके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और ये 1 मील दूर से भी अपने शिकार की आवाज सुन लेते हैं। इनके जबड़े बेहद मजबूत होते हैं, जिनमें 2 नुकीली दांतें होती हैं, जिसकी सहायता से ये किसी भी जानवर के मोटे से मोटे चमड़े को भी फाड़ देते हैं।
ये बेहद सामाजिक जानवर हैं और हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड को प्राइड्स कहा जाता है। एक प्राइड में शेर, एक से अधिक शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। इनमें पारिवारिक जीवन की प्रबल भावना होती है। झुंड में रहने वाला शेर एक दूसरे का पता दहाड़ की मदद से लगाता है। शेरनी 3 साल में और शेर 3 से 4 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। शेरनी 100 से 119 दिनों के गर्भ धारण के बाद 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। इनके बच्चों को कब भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इन सिंघों के रखरखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। गर्मियों के मौसम में शीतलता प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। पानी के फुहारे दिए जाते हैं, छींटे दिए जाते हैं ताकि सिंह को गर्मी ना लगे। और उसी प्रकार इनके जाड़े में भी, जाड़े के ऋतु में भी रखरखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। चारों तरफ इनके खुले, जो भी जगह पे खुले रोशनदान वगैरह को फूस की ये थैचेट बना करके ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है और हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी में हम लोग जानवरों को नाइट हाउस में ठंड प्रदान करने के लिए कूलर, पंखे इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। उसी हिसाब से ऋतु के हिसाब से इनका भोजन भी बदलता रहता है। मुख्य रूप से सिंह जो हैं सो महिष मांसी खाते हैं, जिसे मात्रा जो है केवल गर्मी और जाड़े में अंतर आता है। और इनकी रख रखाव पे साप्ताहिक रूप से हम लोग की नाइट हाउस की सफाई करते हैं। नाइट हाउस में हल्दी वगैरह का छिड़काव करते हैं। प्रतिदिन पानी से धुलाई होती है और इनके रख रखाव पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। सिंह में एक विशेष खासियत ये होती है, विशेषता है कि ये लगभग 24 घंटे में 20 घंटे के आसपास सोना पसंद करते हैं। प्रायः ये सभी को सोए हुए मिलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में शेर अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण दर्शकों को बेहद पसंद है और यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे लंग्स ऑफ द सिटी यानी संजय गांधी जैविक उद्यान के कैक्टस हाउस में, जिसे नागफनी घर कहा जाता है। यह घर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही अंदर से रोमांचित करने वाला। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसका तन गुद्देदार होता है, जबकि इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल गई होती हैं। ये वज्र कंटका के नाम से भी जाने जाते हैं। पटना जू के बॉटनी रेंज में अलग अलग टाइप्स के गार्डन को दिखाने के लिए अलग अलग संरचनाएं बनाई गई हैं। उसमें एक कैक्टस हाउस भी यहाँ जो दर्शक आते हैं उनके लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये एक ग्रीन हाउस में बना करके स्ट्रक्चर में इन्हें रखा गया है, जहाँ अलग अलग प्रजाति के कैक्टस रखे गए हैं। जनरली कैक्टस का नाम आते ही हमें ऐसा प्रतीत होता है वैसे प्लांट्स के बारे में जो जनरल टर्म्स में लोग समझते हैं कि जिसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बिल्कुल रफ कंडीशन में रहते हैं। इस बात में सच्चाई है कि कैक्टस जो है सो काफ़ी हार्श प्लांट होते हैं, हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं और इनमें बहुत से तरह के मॉडिफिकेशंस नेचर के द्वारा किए गए हैं, जिससे ये वाटर लॉसेस जो होते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन को कम करके अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। और ये काफ़ी ड्राई एरियाज़ में भी, क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भी पाए जाते हैं, जहाँ प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होता है, वैसे जगहों पे भी ये पाए जाते हैं। ये सभी तरह के डेजर्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं। ये कैक्टसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और जो कैक्टस में लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड थॉर्न्स होते हैं, वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके तने मोटे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। ये पानी इन पौधों के तनों में विशेष प्रकार से संरक्षित रहते हैं। कैक्टस पानी की कमी होने पर इस संरक्षित पानी का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी इनके तने और टहनियां करती हैं। कैक्टस में पानी उसकी जड़ों की सहायता से आता है। इनकी मुख्य जड़ लंबी और मजबूत होती है। ये जड़ ही जमीन के नीचे से पानी खींचती है। कैक्टस पौधे में मौजूद पानी सामान्य पानी से मोटा जेल रूपी होता है।
ये पानी रेगिस्तानी इलाकों में सफर कर रहे लोगों के लिए वरदान की तरह है। पानी बेस्वाद होता है, लेकिन इसे पीने से कोई नुकसान नहीं होता। कैक्टस प्लांट में मौजूद ये पानी पौधे को भी शुष्क और अत्यधिक तापमान से बचाता है। कैक्टस परिवार की लगभग 1750 प्रजातियां हैं। अधिकांश कैक्टस शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। यहां तक कि अटाकामा रेगिस्तान में भी यह पाया जाता है, जो पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। पत्ती रहित चमकदार तना कैक्टस की विशेषता है। इसे पानी संरक्षण के लिए अनुकूल माना गया है। लगभग सभी कैक्टस रसीले होते हैं। मांसल हिस्से स्टेम पानी को स्टोर करने के अनुकूल होते हैं। ज्यादातर कैक्टस के तने हरे रंग के होते हैं। किसी किसी कैक्टस का तना भूरे रंग का भी होता है। अधिकतर कैक्टस की पत्तियां सदृश्य नहीं होती। कैक्टस स्पाइन को विशेष संरचनाओं से उत्पन्न किया जाता है, जिन्हें ओरोलेक्स कहा जाता है। कैक्टस के तने अक्सर रिब्ड या फ्लेवर्ड होते हैं, जो बारिश के बाद आसानी से जल अवशोषित करता है। इसके बाद लंबे समय तक सूखा पड़ा रहता है। कैक्टस कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड के रूप में संग्रहित करता है। कैक्टस के फूलों में आमतौर पर कई फुंकेसर स्टेमन्स होते हैं, जो एक से अधिक शाखा पैदा कर सकते हैं। जमीन पर रहने वाले अधिकांश कैक्टस की जड़ बहुत अच्छी होती है, जो सतह के चारों ओर फैलती है। कैक्टस का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इसके कई प्रजातियों का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है, और कई प्रजातियों को चारा और भोजन, विशेष रूप से उसके फल के लिए उगाया जाता है। कैक्टस यानी कांटों से भरा एक ऐसा पौधा जो अपने तनों में पानी को जमा कर शुष्क एवं रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है और वो अपना वृद्धि करता रहता है। पटना जू में कैक्टस के काफ़ी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, जैसे गोल्डन बॉल, कूपर किंग, पिंक लिम्फ, एंजल विंग्स, बैलून कैक्टस इत्यादि। इसके रख रखाव एवं देखरेख पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसमें समय समय पर बेवेस्टिन का छिड़काव किया जाता है, ताकि फंगस आदि से बचा रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर।
इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। तो मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।